जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। भारत में तुर्कों का आक्रमण दो चरणों में हुआ। प्रथम जो है महमूद गजनबी के समय और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी ने किया। तुर्क सरदार अलप्तगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। तुर्क सरदार अलप्तगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। यामनी वंश का संस्थापक जो है सुबुक्तगीन था, जो है अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। महमूद गजनबी जो है सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर कब्जा किया। सुबुक्तगीन जो है हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सुबुक्तगीन की विजयों से प्रेरित होकर महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं करना था, बल्कि धन लूटना था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसके बाद भारत में तुर्कों की स्थापना हुई। 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, जिससे भारत में तुर्कों की स्थापना हुई। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 से 1226 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब हम लोग गुलाम वंश से संबंधित तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जबकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज की स्थापना का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत पर का प्रथम तुर्क शासक था। उदारता के कारण उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। सुल्तान बनने के बाद उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के पश्चात वो लाहौर के स्थान पर वह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने मिन्हाज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। इल्तुतमिश ने मिन्हाज सिराज और
मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली की स्थापना की। उसने तुर्कान ए चहलगानी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल जारी किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया के मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न एवं स्वयं निर्णय लिया था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा, कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार से शासन किया। रजिया के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि एवं सल्तनत का नायब ममलिकात नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दी। रजिया के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि एवं सल्तनत का नायब ममलिकात नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथ में सौंप दी थी। बलबन ने 20 वर्ष वजीर तथा 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट कर दिया। बलबन ने दियान ए अर्ज, जिसे हम लोग केंद्रीय सैन्य विभाग के नाम से भी जानते हैं, एवं दीवान ए बरीद, केंद्रीय गुप्तचर विभाग का गठन किया। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। अब हम लोग खिलजी वंश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति कहलाती है। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति कहलाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। वह मंगोलों से सुरक्षा के लिए उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था। वह वह मंगोलों से सुरक्षा के लिए उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी व सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला, जिसे मसाहत कहा गया, जिसमें बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला, जिसे मसाहत कहा गया, जिसमें बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करने वाला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।